ऐसे लोगों की बढ़ी परेशानी। कांवड़ यात्रा को लेकर हर तरफ उत्साह का माहौल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेरठ में कांवड़ियों पर की पुष्प वर्षा, तो बागपत में भी शिव भक्तों पर बरसाए गए फूल। हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात प्रधानमंत्री के आने वाले विदेश दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 से लेकर 26 जुलाई तक 2 देशों की यात्रा पर रहेंगे। दौरे के पहले चरण में पीएम ब्रिटेन जाएंगे। पीएम वहां अपने समकक्ष कियर स्टारमर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय सहयोग, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री की ब्रिटेन के राजा चार्ल्स से भी मुलाकात संभावित है। यात्रा के दूसरे चरण में पीएम मालदीव जाएंगे। 26 जुलाई को मालदीव 60वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा, तो पीएम उससे जुड़े केंद्रीय समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शरीक होंगे। पीएम और मालदीव के राष्ट्रपति की बैठक में द्विपक्षीय सहयोग में प्रगति की समीक्षा भी की जाएगी। और अब बात मानसून सत्र की, जो कल से शुरू हो रहा है। और मानसून सत्र से पहले सरकार की ओर से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। यह बैठक राज्यसभा में सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू समेत विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। 21 जुलाई से शुरू होने वाला यह सत्र अगले महीने की 21 तारीख यानी कि 21 अगस्त तक चलेगा। और संसद के मानसून सत्र से पहले आज हुई सर्वदलीय बैठक के बाद केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि सदन सुचारू रूप से चले, इसके लिए पक्ष और विपक्ष को मिलकर काम करना होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी मुद्दे नियम और परंपरा के तहत चर्चा के लिए तैयार हैं। सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने अपने अपने पार्टीज के पोजीशन बताया और उनके मुद्दे जो इस सत्र में लाने का है उनको भी सामने में रखा है। सरकार की ओर से हम लोग ने सारा पॉइंट्स नोट किए हैं और हमने ये रिक्वेस्ट किया है कि सदन अच्छा से चले, इसके लिए पक्ष और विपक्ष मिल कर के हमको काम करना होगा। आपस में कोऑर्डिनेशन अच्छी तरह से रखना होगा। कई अहम मुद्दे हैं जिस पे सब पार्टी ने अपना विचार रखा है कि सदन में चर्चा होना चाहिए, तो हम तो खुले दिल से चर्चा के लिए तैयार है। और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि पीएम मोदी जितना समय संसद में रहते हैं, इससे पहले कोई पीएम संसद में इतना नहीं रहा है। आदरणीय मोदी जी जितना अहमियत पार्लियामेंट को देते हैं और जितना टाइम पार्लियामेंट में रहते हैं, आज तक कोई प्रधानमंत्री उतना लंबा पार्लियामेंट में नहीं रहते हैं। वो पार्लियामेंट चैम्बर भी होते हैं, चैम्बर में भी रहते हैं और सदन में भी आते हैं, और जब महत्वपूर्ण चर्चा होते हैं तो प्रधानमंत्री आता ही है। तो इसलिए ये जो पार्लियामेंट का जो सिस्टम है उसको आप डाइवर्ट करके प्रधानमंत्री के ऊपर में आप हमला करना चाहता है, ये मत कीजिए। और अब अगली खबर, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन के समापन समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया शामिल हुए। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि काशी संकल्प पत्र का उद्देश्य नशा मुक्त अभियान को जन जन तक पहुंचाना है। इसके लिए भारत सरकार के सभी मंत्रालय और सामाजिक संगठन मिलकर काम करेंगे। देश के युवाओं की आकांक्षाओं को सिद्ध करने के लिए युवाओं को ही सिलेक्ट करा। और जिस युवा इस रास्ते पर चलने वाले युवाओं के सामने क्या चैलेंज है, इस चैलेंज को एड्रेस करने के लिए हमने 3 दिन तक चिंतन मनन करा और 3 दिन का चिंतन मनन के आधार पर आपके सामने काशी संकल्प पत्र के रूप में हमारा रोड मैप को इंडिकेट करा। हम कैसे संकल्प को सिद्ध करेंगे, इसके लिए संकल्प के पर
एक बिंदु आपके सामने रखा गया। भारत सरकार के सभी मंत्रालय एक होंगे, स्वैच्छिक संस्थाएं आएगी, स्पिरिचुअल संस्थाएं आएगी, धर्म गुरु आएंगे, अलग अलग ज्ञाति जाति वर्ग समुदाय के संस्थाएं उसके साथ जुड़ेगी। हम सब लोग समन्वय करके एक मुहिम के रूप में, एक बड़ा अभियान के रूप में हम विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए देश को नशा मुक्त अभियान के साथ जोड़ेंगे। और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने नशा मुक्त अभियान में महिलाओं की भागीदारी पर जोर देते हुए कहा कि जब महिलाएं इस अभियान का नेतृत्व करेंगी तो इस अभियान में सफलता निश्चित तौर पर मिलेगी। हमें प्रेरणा मिलती है कि हम हमारी महिलाओं को यह अभियान का केंद्र बनाए। महिलाओं की स्वैच्छिक संस्थाएं, पढ़ी लिखी महिलाएं, महिला स्वैच्छिक समूह इस काम की अगुवाई करें, इस काम को लीड करें और शुरुआत अपने घर से करें, शुरुआत अपने गांव से करें, शुरुआत अपने रिश्तेदार से करें और बाद में सामूहिक अभियान के तौर पर हम नशा मुक्ति अभियान को आगे चलाएं। अलग अलग संगठन, अलग अलग संस्थाएं, अलग अलग स्थान पर ये सतत काम करते रहेंगे। मैं मानता हूं कि हमारी सफलता को कोई रोक नहीं पाएगी। अगली खबर, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि छांगुर जैसे कितने ही लोग धर्मांतरण करवा रहे हैं, जिसे लेकर राहुल गांधी की चुप्पी और तेजस्वी यादव भी चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन बिहार में चुनाव सुधार के मुद्दे पर हल्ला मचा रहे हैं। यही है राहुल और तेजस्वी यादव का पाखंड मॉडल। देश के अंदर छांगुर जैसे कट्टर मुस्लिम भेष बदल करके हर जिले में धर्मांतरण कर रहे हैं और इस पर राहुल गांधी और तेजस्वी का जुबान बंद। लेकिन बिहार में इलेक्शन कमीशन पर आरोप, ये कैसा ढोंग। इस बीच बिहार में मतदाता सूची के चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान 95.92% मतदाता मसौदा सूची में शामिल हो गए हैं। इसके लिए चुनाव आयोग द्वारा छूटे हुए प्रत्येक मतदाता तक पहुंचने के लिए मिशन मोड में प्रयास भी जारी है। राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त बीएलओ अथवा बीएलए ऐसे मतदाताओं का पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं। चुनाव आयोग प्रत्येक पात्र मतदाता को मतदाता सूची में शामिल करने में जुटा हुआ है। इसके लिए 1 लाख बीएलओ, 4 लाख स्वयंसेवक, राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त 1.5 लाख बीएलए मिशन मोड में काम कर रहे हैं। इस अभियान के तहत बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं से संपर्क स्थापित कर चुके हैं। साथ ही चुनाव आयोग देश भर में अखबारों में विज्ञापनों और अन्य सभी संभावित संचार माध्यमों से बिहार के ऐसे मतदाताओं को सूचित कर रहा है। शेष शहरी मतदाताओं को नामांकित करने के लिए बिहार के सभी 261 शहरी स्थानीय निकायों के सभी 5,683 वार्डों में विशेष शिविर भी लगाए गए हैं। साथ ही 1 अगस्त को प्रकाशित होने वाली मसौदा मतदाता सूची में कोई त्रुटि है तो उसे 30 अगस्त तक ठीक भी किया जा सकता है। राजनीतिक दल या राजनीतिक दल द्वारा नियुक्त किसी भी बीएलए द्वारा दावे और आपत्तियां दर्ज की जा सकती हैं। खबर छत्तीसगढ़ से, जहां पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने बेटे चैतन्य बघेल से मुलाकात करने के लिए आज रायपुर स्थित ईडी ऑफिस पहुंचे। चैतन्य बघेल इस समय ईडी की हिरासत में हैं। उन्हें राज्य में शराब घोटाले की जांच कर रही ईडी ने शनिवार को गिरफ्तार कर लिया था। बाद में चैतन्य को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 5 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। अगली खबर, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में महिलाओं के सशक्तिकरण में व्यापक परिवर्तन हुआ है। इन वर्षों में अब तक सैनिक विद्यालयों और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रवेश जैसे अज्ञात क्षेत्रों में भी महिलाओं की भागीदारी हुई है। महिला भागीदारी के जरिए बिहार का विकास विषय पर पटना में आयोजित एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने महिलाओं की भागीदारी से आगे बढ़कर महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास का संकल्प लिया है। अब बात कांवड़ यात्रा की। सावन महीने में कांवड़ यात्रा को लेकर हर तरफ उत्साह का माहौल है, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मेरठ मुजफ्फरनगर कांवड़ मार्ग का हवाई सर्वेक्षण किया।
सीएम योगी ने मेरठ में कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा भी की और सीएम योगी ने कहा कि कांवड़ यात्रा को लेकर सरकार और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने पुख्ता व्यवस्था की है ताकि किसी भी श्रद्धालु को कोई कष्ट ना हो। सरकार ने, स्वयंसेवी संगठनों ने और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने भी, धार्मिक संगठनों ने भी इसके लिए पुख्ता व्यवस्था की है। किसी श्रद्धालु को कष्ट न हो, सुरक्षा से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा न बने, यातायात की किसी समस्या का सामना न श्रद्धालुजनों को न यात्रियों को ही करना पड़े, इसके लिए जहां पुख्ता व्यवस्था की गई है। साथ ही सीएम योगी ने कहा कि कुछ तत्व कांवड़ यात्रा को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कांवड़ियों को आगाह किया कि उनके बीच उपद्रवी किसी भी भेष में छुपे होंगे, उनको बेनकाब करके प्रशासन को तत्काल सूचित करें। इस भक्ति और श्रद्धा को बदनाम करने के लिए कुछ तत्व लगातार कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। यह हर कांवड़ संघ का भी दायित्व बनता है कि वे किसी भी ऐसे तत्व को जो कांवड़ की, भगवान शिव की इस पावन यात्रा को बदनाम करने का कुत्सित प्रयास करके उपद्रवी के भेष में छुपे हुए हैं, उन्हें बेनकाब करें, प्रशासन को तत्काल इसकी सूचना दें। और इसके पहले सीएम योगी ने गाजियाबाद के श्री दुधेश्वरनाथ महादेव मठ मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना भी की। तो पवित्र श्रावण के महीने में कांवड़ यात्रा को लेकर उत्साह अपने चरम पर है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कांवड़ियों को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान कर रहा है। यातायात प्रबंधन में भी आरएसएस के स्वयंसेवक अनवरत जुटे हुए हैं। मेरठ महानगर में जितने प्रमुख यात्रा मार्ग हैं जिन पर कि शिव भक्त कांवड़िए चल रहे हैं, ऐसे सभी मार्गों पर और अन्य जगह जहां जहां यातायात की दृष्टि से जाम हो सकता है, कोई और आवश्यकता हो सकती है, अपने सभी प्रमुख मार्गों पर जो है संघ के कार्यकर्ता इस समय लगे हुए हैं। आप लोग यहाँ भी देख सकते हैं कि यहाँ यातायात की आवश्यकता लग रही है तो यातायात, जहाँ चिकित्सा की आवश्यकता लग रही है वहाँ चिकित्सा में, ऐसे सभी सेवा कार्यों में जो भी सेवा कार्य हो सकते हैं अपने संघ के कार्यकर्ता लगे हुए हैं। आगे आपको दिखाएंगे कुछ और बड़ी खबरें। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। वाह यार, क्या सही हुआ। मेरा भी मन करता है कुछ करने का। मन करता है तो करो, घर की चीजों से टाइम ही नहीं मिलता और हूँ सिर्फ 10वीं पास। आप LIC की बीमा सखी योजना के साथ जुड़ सकती हो। मैं LIC एजेंट बन सकती हूँ। पूरी ट्रेनिंग भी मिलेगी, मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा। स्टाइपेंड भी? ऊपर से कमीशन अलग। LIC बीमा सखी योजना से जुड़ने के लिए अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। LIC बीमा सखी योजना, अपनी शुरुआत अपने हिसाब से। स्वागत है। ब्रेक के बाद बात कांवड़ यात्रा की हम कर रहे थे। उत्तर प्रदेश के मेरठ में कांवड़ियों की सुविधा के लिए प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए हैं। सुरक्षा के मद्देनजर जगह जगह पर पुलिस बल तैनात हैं। यात्रा मार्गों पर निगरानी रखी जा रही है। कांवड़ियों के लिए भंडारा और पंडाल की व्यवस्था की गई है। दिल्ली के धौला कुआं में भी कांवड़ियों के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई स्तरों पर पुलिस बल तैनात किए गए हैं। व्यवस्था सही है, सरकार के द्वारा व्यवस्था सही मिली हुई है, बढ़िया, बिल्कुल बेहतरीन। हर जगह पे 1-1 किलोमीटर पे पंडाल लगे हुए हैं, सबके बेहतरीन सुविधा कर रखी है सारे लोगों ने। ये व्यवस्था अच्छी हुई है।
भंडारे का किराया, रहने सहने के लिए जगह, रुकने के लिए व्यवस्था अच्छी है। तो सावन का महीना और उसमें कांवड़ यात्रा का उत्साह वैसे चारों तरफ देखा जा सकता है, तो उत्तर प्रदेश के अमरोहा में धार्मिक सद्भाव और भाईचारे की अनूठी मिसाल भी देखने को मिली। यहां मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कांवड़ियों पर फूल बरसाकर उनका स्वागत किया। और इसी कड़ी में बागपत जिले में श्रद्धालुओं के स्वागत और सुरक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। शिव भक्त कांवड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए प्रशासन ने हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कर एक अनूठी पहल की। कांवड़ मार्ग पर श्रद्धालुओं पर फूलों की वर्षा की गई, जिसने भक्तों को एक अलग ही भावनात्मक अनुभूति दी। श्रद्धालु भी प्रशासन के स्वागत सत्कार से अभिभूत नजर आए। अगली खबर, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ का मानवीय चेहरा एक बार फिर से सामने आया है और इस बार ये पवित्र अमरनाथ यात्रा के दौरान देखने को मिला। महाराष्ट्र के 67 वर्ष के काचू कोले के घुटने में चोट लग जाने से उन्हें बालटाल से बाबा अमरनाथ मंदिर पैदल जाने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। तो सीआरपीएफ के पर्वतीय बचाव दल ने काचू कोले की ऊपर चढ़ने में भरपूर सहायता की। सीआरपीएफ की टीम अमरनाथ यात्रा के दौरान यात्रियों को मेडिकल सहित हर प्रकार की मदद पहुंचा रही है। बालटाल और बाबा अमरनाथ मंदिर के बीच की दूरी 14 किलोमीटर है, जिसे पैदल या फिर टट्टुओं की मदद से तय की जाती है। खबर राजस्थान से, जहां अजमेर में भारी बारिश के कारण आना सागर चौपाटी क्षेत्र में भीषण जल भराव देखने को मिला, जिससे शहर में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। जगह जगह हुए जलभराव के कारण कई वाहन पानी में बंद हो गए। आना सागर झील ओवरफ्लो होने के कारण उसका पानी मुख्य सड़कों तक पहुंच गया है। जलभराव की स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि लोग अपने घरों में ही कैद हो गए हैं। जीवन यापन के लिए जरूरी सामान तक लाना भी मुश्किल हो गया है। उधर बिहार की राजधानी पटना में भी गंगा नदी खतरे के निशान को पार कर गई है। लगातार बारिश के कारण नदियां उफान पर हैं। निचले इलाकों में पानी घुस गया है, जिसके कारण बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। गांधी घाट और कृष्णा घाट का पानी लगातार बढ़ता जा रहा है। तो वहीं जल संसाधन विभाग की ओर से हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। आज की एक और बड़ी खबर, भारत में मलेरिया उन्मूलन की दिशा में एक बड़ी कामयाबी मिली है। भारतीय वैज्ञानिकों ने मलेरिया रोग के खिलाफ पहला स्वदेशी टीका तैयार कर लिया है, जो न केवल संक्रमण बल्कि उसके सामुदायिक प्रसार पर भी रोक लगाने में सक्षम है। आईसीएमआर और भुवनेश्वर स्थित क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केंद्र RMRC के शोधकर्ताओं ने मिलकर ये स्वदेशी टीका तैयार किया है। इस टीके को फिलहाल एडफाल्सीवैक्स नाम दिया गया है, जो मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम के खिलाफ पूरी तरह असरदार पाया गया है। टीके के जल्द उत्पादन के लिए आईसीएमआर ने प्राइवेट कंपनियों के साथ समझौता करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। आईसीएमआर के मुताबिक मौजूदा समय में मलेरिया के 2 टीके उपलब्ध हैं, जिनकी कीमत करीब 800 रुपए तक प्रति खुराक है। हालांकि इनका असर 33 से लेकर 67% के बीच ही है। ऐसे में भारत की यह स्वदेशी वैक्सीन न केवल इन दोनों टीकों से अधिक प्रभावी मानी जा रही है, बल्कि इसकी लागत भी कम हो सकती है, जिससे ये आम लोगों की पहुंच में आ जाएगी। आगे की खबरों में, विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा अफ्रीका के दौरे पर हैं। उन्होंने एस्वातिनी के 30 चयनित छात्रों को ICCR छात्रवृत्ति पत्र प्रदान किए। मार्गरेटा ने एस्वातिनी में रॉयल साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क का दौरा भी किया, जिसे भारत की सहायता से बनाया गया था। मार्गरेटा ने कहा कि यह भारत एस्वातिनी विकास साझेदारी में एक मील का पत्थर है। और पवित्रा मार्गरेटा ने एस्वातिनी के प्राकृतिक संसाधन एवं ऊर्जा मंत्री प्रिंस लोंगखोखेला के साथ बातचीत की और दोनों ने ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। और विदेश राज्य मंत्री मार्गरेटा ने एस्वातिनी के कृषि मंत्री मंडला तशावुका से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने कृषि क्षेत्र में संबंधों को बढ़ाने पर चर्चा की। एक्स पर एक पोस्ट में मार्गरेटा ने कहा
एस्वातिनी साम्राज्य के कृषि मंत्री माननीय मंडला साबका से मिलकर खुशी हुई। कृषि के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर उपयोगी चर्चा हुई। और अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबर, लॉस एंजलिस में एक नाइट क्लब के बाहर खड़ी भीड़ को एक तेज रफ्तार अनियंत्रित कार ने टक्कर मार दी। इस हादसे में 31 लोग घायल हो गए हैं, वहीं 7 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। लॉस एंजलिस सिटी फायर डिपार्टमेंट के प्रवक्ता के अनुसार सांता मोनिका बुलेवार्ड में एक कार चालक ने नाइट क्लब के बाहर खड़ी भीड़ को रौंद दिया। पुलिस और अन्य एजेंसियां इस मामले की जांच कर रही हैं ताकि ये पता लगाया जा सके कि यह हादसा एक्सीडेंट था या फिर जानबूझकर किया गया अपराध था। सीरिया में सांप्रदायिक हिंसा लगातार जारी है। स्वेदा प्रांत में अल्पसंख्यक ड्रूज समुदाय और स्थानीय बेडोइन जनजातियों के बीच झड़प में अब तक सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं और बड़ी संख्या में लोग घायल भी हुए हैं। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर अत्याचार करने और नागरिकों को निशाना बनाने का आरोप लगाया है। वहीं अमेरिका ने दोनों पक्षों को चेतावनी देते हुए कहा कि निर्दोषों का कत्लेआम बंद होना चाहिए। इससे पहले सीरिया के राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार सभी पक्षों से बातचीत कर रही है ताकि शांति बहाल हो सके। उधर इजरायल और हमास के बीच संघर्ष लगातार जारी है। आज सुबह गजा में 3 विस्फोट की आवाज सुनाई दी गई। पहले 2 विस्फोट लगभग 2 मिनट के अंतराल पर हुए और तीसरा विस्फोट लगभग 15 मिनट के अंतराल पर हुआ। वहीं इससे पहले इजरायल और हमास के बीच संघर्ष विराम को लेकर कई प्रयास किए जा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी संघर्ष विराम के सकारात्मक संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा है कि इस मुद्दे पर बातचीत जारी है और उम्मीद है कि जल्द ही कोई ठोस समाधान निकल सकता है। पहली खबर, रोम में आयोजित कोडेक्स कार्यकारी समिति की 88वीं बैठक में भारत के श्री अन्न मानक को मान्यता मिली है। यह मान्यता कोडेक्स एलिमेंटेरियस आयोग यानी CAC द्वारा दी गई है, जो एक अंतर्राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता मानक निर्धारण निकाय है। ये 14 से लेकर 18 जुलाई तक इटली के रोम स्थित FAO मुख्यालय में आयोजित किया गया। समिति ने इस कार्य की प्रगति की समीक्षा की, जिसकी अध्यक्षता भारत कर रहा है और माली, नाइजीरिया और सेनेगल सह अध्यक्ष हैं। भारत कोडेक्स एलिमेंटेरियस आयोग की कार्यकारी समिति के निर्वाचित सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। भारत 2014 से मसालों और पाक कला जड़ी बूटियों पर कोडेक्स समिति की अध्यक्षता कर रहा है। इस बैठक में भारत के नेतृत्व में साबुत श्री अन्न अनाजों के लिए समूह मानक विकसित करने की सराहना की गई। भारत ताज़ी हल्दी और ताज़ी ब्रोकली के लिए मानक विकसित करने हेतु नए कार्य प्रस्तावों में सह अध्यक्ष के रूप में भी कार्य करेगा। स्पोर्ट्स फॉर ऑल शूटिंग चैंपियनशिप के 6ठे संस्करण का आयोजन दिल्ली में डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज पर खेली जा रही है। प्रतियोगिता 100 शूटर्स को मिलेगी। स्पॉन्सरशिप देश के टॉप शूटर्स भी ले रहे हैं इसमें हिस्सा। आज देश में खेलों को लेकर एक अलग माहौल तैयार किया जा रहा है, क्योंकि पहले जहां क्रिकेट के खेल में ही युवा खासी रुचि रखते थे, लेकिन बदलते समय के साथ सरकार और निजी संस्थाओं की भागीदारी ने अब कई दूसरे खेलों में भी युवाओं की रुचि को बढ़ा दी है। पेरिस ओलंपिक में निशानेबाजों के पदक जीतने के बाद अब युवा शूटिंग में अपना हुनर तराश रहे हैं और हजारों की तादाद में निशानेबाज विभिन्न प्रतियोगिताओं में शिरकत भी कर रहे हैं। ऐसे में दिल्ली में डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज पर 6ठा स्पोर्ट्स फॉर ऑल एयर राइफल और एयर पिस्टल रिवॉर्ड प्रोग्राम का आयोजन हो रहा है, जो निशानेबाजों के लिए एक बड़ा मंच साबित हो रहा है, जहां उनके हुनर के आधार पर उन्हें स्पॉन्सरशिप भी दी जा रही है। आज देश में खेलों को लेकर एक अलग माहौल तैयार किया जा रहा है। पहले जहां क्रिकेट के खेल में ही युवा खासी रुचि रखते थे, लेकिन बदलते समय के साथ सरकार और निजी संस्थाओं की भागीदारी ने अब कई दूसरे खेलों में भी युवाओं की रुचि बढ़ा दी है। पेरिस ओलंपिक में निशानेबाजों के पदक जीतने के बाद अब युवा शूटिंग में अपना हुनर तराश रहे हैं और हजारों की तादाद में निशानेबाज विभिन्न प्रतियोगिताओं में शिरकत कर रहे हैं। ऐसे में दिल्ली के डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज पर 6वां स्पोर्ट्स फॉर ऑल एयर राइफल और एयर पिस्टल रिवॉर्ड प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जो निशानेबाजों के लिए एक बड़ा मंच साबित हो रहा है, जहां उनके हुनर के आधार पर उन्हें स्पॉन्सरशिप भी दी जा रही है। हम 12,000
शूटर्स मीन्स एथलीट जो इंटरनेशनली नेशनली रिकॉग्नाइज्ड हैं, ऐसे शूटर्स हमारे प्लेटफॉर्म पे खेल चुके हैं और हमें बहुत गर्व के साथ बताने में खुशी हो रही है 15 प्लेयर इंटरनेशनल यहाँ मेडल मार चुके हैं। सुरुचि जो अभी नंबर 1 है, लगातार 3 जो गोल्ड उन्होंने मारे हैं बच्ची ने, वो हमारे परिवार का हिस्सा है। लगातार 3-4 साल से वो हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ी हुई हैं, उनको सपोर्ट दे रहे हैं, वो हमारे साथ खेल रही हैं। इस बार प्रतियोगिता की खास बात यह है कि ये फाउंडेशन 100 शूटर्स को स्पॉन्सर कर रहा है। इनमें 15 अंतर्राष्ट्रीय स्तर के और 85 राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी शामिल हैं। NRAI जो है हमारी नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, वो एजुकेशन सेक्टर में भी काफ़ी आगे निकल रही है, काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है, काफ़ी सारे कोचेस तैयार कर रही है। उनका एक ड्रीम भी है कि वो 85 लाख शूटर प्रिपेयर करे आने वाले टाइम में, और स्पोर्ट्स फॉर ऑल भी उसमें अपना एक अहम योगदान दे रहा है कि शूटर्स को फाइनेंशियली बैकअप मिल रहा है, उससे शूटर और आगे बढ़ रहा है, तो ये शूटर्स के लिए काफ़ी अच्छा है। खिलाड़ी और कोच मानते हैं कि ऐसी प्रतियोगिताएं कई प्रतिभावान खिलाड़ियों को उनके सपने पूरा करने में मदद कर रही है। इस प्रतियोगिता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीत चुके निशानेबाजों के साथ साथ ग्रास रूट लेवल पे भी निशानेबाजों को तराशने की कोशिश की जा रही है। फाउंडेशन का मकसद है कि इन खिलाड़ियों को बेहतर संसाधन, ट्रेनिंग के मौके और बड़ी प्रतियोगिताओं में प्रदर्शन करने का प्लेटफॉर्म दिया जाए। ये मंच युवा शूटर्स को अपना हुनर दिखाने और बड़े कोचों व खिलाड़ियों के साथ जुड़ने का मौका दे रहा है। देश में खेल को लेकर के एक माहौल तैयार किया जा रहा है और अगर भारत को खेलों की महाशक्ति बनना है तो छोटे छोटे ये जो टूर्नामेंट हैं ये बड़े खिलाड़ी पैदा करते हैं और यहाँ से बड़े खिलाड़ियों की शुरुआत होती है। यानी स्पोर्ट्स फॉर ऑल जैसी जो मुहिम है ये उन खिलाड़ियों के लिए संजीवनी का काम कर रही है जो खेलों में अपने नाम को और आगे ले जाना चाहते हैं और देश को गौरवान्वित करना चाहते हैं। कैमरामैन विश्वबंधु के साथ मैं मुकेश शुक्ला, DD न्यूज़ दिल्ली। अगली खबर छत्तीसगढ़ के आकांक्षी जिला कोरबा के पहाड़ी और जंगल के खाली पड़े स्थानों पर सीड बॉल तकनीक से पौधारोपण और पौधा वितरण किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के आकांक्षी जिला कोरबा के पहाड़ी व जंगल के खाली पड़े स्थानों पर सीड बॉल तकनीक से पौधारोपण किया जा रहा है। कटघोरा वन मंडल में दुर्गम स्थानों पर पौधारोपण के लिए पहली बार ड्रोन की भी मदद ली जा रही है। ड्रोन के माध्यम से पहाड़ी इलाकों के साथ ही जंगल में सीड बॉल गिराया जा रहा है। कटघोरा वन मंडलाधिकारी कुमार निशांत ने बताया कि इस वर्ष मॉनसून में 50,000 सीड बॉल के माध्यम से पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया है। सीड बॉल में जामुन, करंज और नीम की बीज डालकर उसे ड्रोन के माध्यम से जंगलों में गिराया जा रहा है। कटघोरा वन मंडल अंतर्गत इस वर्षा ऋतु में 1 जुलाई से हम लोगों के द्वारा जो है ये 7 परिक्षेत्र अंतर्गत लगभग 50,000 सीड बॉल जो है इसका छिड़काव कर रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से हम लोगों के द्वारा जामुन, करंज, नीम ये सब जो सीड्स जो जंगल में हमको उपलब्ध हुए हैं उनका हम लोग सीड बॉल में डालकर छिड़काव कर रहे हैं। लक्ष्य 50,000 का इस बार रखा है हम लोगों ने सीड बॉल छिड़काव करने का। वहीं कोरबा वन मंडल में आम लोगों को नर्सरी से निःशुल्क फलदार और इमारती पौधों का वितरण किया जा रहा है। कोरबा वन मंडल के नर्सरी में इस वर्ष 1 लाख से अधिक पौधे तैयार किए गए हैं, जिनका रोपण करने के साथ ही आम लोगों को निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। नर्सरी में पौधा लेने पहुंची डॉक्टर M कुजूर ने बताया कि बेहतर पर्यावरण के लिए पौधा लगाना काफी जरूरी है। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को कम से कम 4 पौधा अवश्य लगाना चाहिए, पर्यावरण संतुलन बना रहे। वन विभाग के नर्सरी में मैं पेड़ पौधे लेने आई थी और पर्यावरण को देखते हुए हमें सबको 8-10 पेड़ कम से कम साल भर में लगा ही लेना चाहिए कहीं भी जगह देख के, ताकि हमारा पर्यावरण बैलेंस बना रहे और हम प्रकृति को बचा सकें। गौरतलब है कि कोरबा जिले में वन विभाग द्वारा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बरसात के आते ही पौधारोपण का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। ऐसा पहली बार है जब सीड बॉल का छिड़काव ड्रोन के माध्यम से किया जा रहा है। वहीं वन विभाग द्वारा आम लोगों को पौधारोपण के लिए भी लगातार जागरूक किया जा रहा है। सोमेश पटेल की रिपोर्ट, DD न्यूज़। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।